नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारा विषय इतिहास कक्षा 12 की बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया पिछले 3 वीडियो के माध्यम से। पार्ट तीसरा जो हमारा चल रहा था उसमें आज हम करेंगे अध्ययन कुषाण वंश के बारे में। भारत में जो बाह्य आक्रमण हुए उनमें सबसे महान जो वंश माना गया है कुषाण वंश को माना गया है। उससे पहले ईरानी आक्रमण हुआ, शकों का हुआ, हुनों को हुआ, लेकिन सबसे अच्छा जो वंश जिसने भारतीय धर्मों को अपनाया, भारतीय परंपराओं को अपनाया, भारतीय संस्कृति को अपनाया और भारतीय समाज में घुल मिलकर यहीं पर बस गए, वो थे कुषाण वंश। पार्ट तीसरा जो इसमें हम बात करेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश की स्थापना कुजल कड़विशेष द्वारा की जाती है। तो पहली बात करें कुषाण वंश की स्थापना कुजल कड़विशेष के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। दूसरा जिसका जो महत्वपूर्ण शासन बनता है भीम कड़विश बनता है। इसके द्वारा महाराज की उपाधि कुजल भीम कड़विश के द्वारा ग्रहण की जाती है। इसके द्वारा सोने चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं। आगे हम बात करें कुषाण वंश की जानकारी। कुषाण वंश की जानकारी में भारतीय ग्रंथ चीनी साहित्य अभिलेख आदि के माध्यम से हमें कुषाण वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण वंश में हम बात करें जो सबसे जो महान शासक हुआ कुषाण वंश का वो कनिष्क होता है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क के शासनकाल में शक संवत की स्थापना होती है, जो आज भारतीय सरकार द्वारा उसको बारे में जानकारी में मिलती है। भारतीय सरकार उसको काम में लेती है। उसके साथ साथ कनिष्क के कार्यकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में उसका विभाजन हो जाता है। एक हीनयान और दूसरा महायान शाखा में विभाजन होता है। और इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन भी किया जाता है। तो बात करें आगे कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क के बारे में। कनिष्क 78 ईस्वी से लगभग 100 ईस्वी तक भारत पर शासन करता है। कनिष्क के द्वारा
संवत की स्थापना 78 ईस्वी में की जाती है। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि सरसमत के संस्थापक कौन है? तो सरसमत के संस्थापक कनिष्क को माना जाता है। शासनकाल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। इससे पहले भी 3 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया जा चुका था, उनकी हम बात करेंगे अभी चारों के बारे में। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला जो भाग था हीनयान, दूसरा जो भाग था महायान। कनिष्क सम्राट कनिष्क महायान बौद्ध शाखा को मानने वाला था। महायान बौद्ध शाखा में बुद्ध की पूजा पर बल दिया गया, मूर्ति पूजा को पूजा गया। और हीनयान शाखा में बुद्ध के सत्कर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बात करें कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई, स्थान सन 4 बौद्ध संगतियां हुई। इससे पहले भी 3 उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। पहली बौद्ध संगति होती है राजगृह में। ये स्थान है, कहां कहां होती है? शासक कौन कौन से थे उस वक्त जहां बौद्ध संगतियां हुई? तो राजगृह की बात करें, अजातशत्रु के शासनकाल में होती है पहली बौद्ध संगति। दूसरी बात करें कालाशोक के शासनकाल में होती है। तीसरी बात करें अशोक के शासनकाल में होती है। और चौथी चतुर्थ संगति की हम जो बात कर रहे थे वो कनिष्क के शासनकाल में ही होती है। तो ये स्थान कौन कौन से हैं, शासक कौन कौन से थे? अब बात करें कि सन कौन से सन में होती है, इसकी बात करें 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में होती है। कालाशोक की बात करें तो 300 ईसा पूर्व में होती है। अशोक की बात करें पाटलिपुत्र में तो 251 ईसा पूर्व में होती है। और हम बात कर रहे थे कि 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में होती है। ये ईस्वी है और ये सारी के सारा ईसा पूर्व में है। तो चारों के चारों वो संगतियां हमारे सामने आपके सामने दर्शाया इनको। अब बात करते हैं कि जब वो संगतियां हुई तो उस समय में इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो बात करें अध्यक्षता में पहली बात करें महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। दूसरी बात करें शावकानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है।
अध्यक्षता की जाती है और जो चतुर्थ वो संगति होती है उसकी अध्यक्षता वसु मित्तर के द्वारा की जाती है और इसकी जो उपाध्यक्षता करते हैं वो असव घोष करते हैं, असव घोष। तो इन चारों के चारों वो संगतियां हमारे सामने स्थित है। हमने पहले पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो हमारे पास में जो तीसरी मौर्य संगति है पाटलिपुत्र में हुई सम्राट अशोक शासनकाल में 251 में और मंगलीपुत्र प्रतिष्ठा की जाती है, तो ये भी हमारे सिलेबस में है। और चतुर्भुज संगति है ये भी हमारे सिलेबस में है। तो चारों के चारों वो संगतियां आपके सामने हैं। अब बात करते हैं इनका याद करने का तरीका कौन सा है। तो बात करें एक सूत्र है, सूत्र को आप उदाहरण नोट कर लेना। रावल पाठ और अटार। रावल पाठ आर का मतलब है राजकीय, वी का मतलब है वैशाली, पा का मतलब है पाटलिपुत्र और के का मतलब है कश्मीर। अब किसके शासनकाल में हुई अदालत की बात करें तो ए का मतलब है अजातशत्रु, का का मतलब है कालाशोक और ए का मतलब है अशोक और के का मतलब है कनिष्क। और ये से आपको 83 में 100 घटाना है, फिर 100 घटाना है, फिर 100 से ज्यादा घटाना है 75 के लिए। अध्यक्षता में माँ हसेब, शावकामी, मंगलीपुत्र और वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और चतुर्थ बौद्ध संगति में मैंने बताया आपको कि इस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था उसका बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, एक हीनयान दूसरा महायान। अब बात करें तो कश्मीर के भी क्या हुआ था, कश्मीर के भी कुंडल वन में इसका आयोजन हो जाता है, कुंडल वन। तो ये चारों की चारों वो संगतियां आपके सामने मैंने बताई है। अब बात करते हैं कनिष्क की सैन्य उपलब्धियां कौन कौन सी रही। क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क की सैन्य उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि जो विजय सैन्य उपलब्धियां कौन कौन सी रही, उनमें बात करते हैं पार्थिया पर अधिकार, पार्थिव पर अधिकार, पाटलिपुत्र पर अधिकार, उज्जैन पर अधिकार और चीन पर आक्रमण और मध्य एशिया पर विजय। ये इसकी शासनकाल की जो सैन्य उपलब्धियां थी वो हमारे सामने है। पार्थिया, पाटलिपुत्र, उज्जैन, चीन पर आक्रमण और मध्य एशिया पर विजय, किसने कितनी उपलब्धियां अपने शासनकाल में पाई है। अब बात करते हैं कनिष्क का कथन क्या था। कनिष्क इतनी विजयों के पश्चात कहता है मैंने तीनों दिशाओं को अपने अधीन कर लिया है। मैंने तीनों दिशाओं को अपने अधीन कर लिया है, लेकिन उत्तरी दिशा के लोग ही आत्मसंकट नहीं आए। लेकिन
ये इसका कथन है कनिष्क का। इतने विजयों प्राप्त करने के बाद इसने बात कही कि मैंने तीनों दिशाओं को अपने अधीन कर लिया है, लेकिन उत्तरी दिशा के लोग ही आत्मसमरण के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इन सारी दिशाओं पर कनिष्क का अधिकार हो चुका था। ये केवल उत्तरी दिशा को छोड़कर। इसका एक कथन हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। फिर हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं। महाविवाद ये जो ग्रंथ है इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो महाविवाद जो ग्रंथ है उसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। आगे बात करें कि महायान और हिनयन शाखा में अंतर स्पष्ट करने के लिए बात करते हैं। महायान शाखा, हिनयन शाखा, ये भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का बंटवारा जो विभाजन होता है इनमें एक शाखा महायान, दूसरी हिनयन शाखा है। इन दोनों में भी अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो हम पहले बात करते हैं महायान शाखा की। मूर्ति पूजा की गई। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। और इसके अलावा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। संस्कृत भाषा का प्रयोग हिनयन महायान शाखा में किया जाता है, इधर पाली भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये दोनों में अंतर स्पष्ट है। इधर हम बात करें कि बुद्ध की पूजा पर बल दिया गया, बुद्ध की पूजा पर बल दिया गया, बुद्ध के सत्कर्मों पर बल दिया गया, बुद्ध के सत्कर्मों पर बल दिया गया। फिर हम बात करें बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना गया। बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना जाता है, लेकिन हिनयन शाखा में केवल इसको महापुरुष माना है, महापुरुष माना है। तो ये अंतर स्पष्ट है। महायान शाखा और हिनयन शाखा में मूर्ति पूजा की गई, फिर मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। महायान में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया, हिनयन में पाली भाषा को बढ़ावा दिया गया। इधर बुद्ध की पूजा की गई, इधर बुद्ध की जो सत्कर्म थे सत्य की पूजा की जाती थी हिनयन में। इधर महायान शाखा में ईश्वर के रूप में पूजा गया बुद्ध को, लेकिन इधर केवल इसको एक महापुरुष के रूप में पूजा गया। तो हिनयन और महायान शाखा में ये अंतर स्पष्ट करने का भी क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं कनिष्क शासनकाल की कला और साहित्य के बारे में। कनिष्क शासनकाल में कला और साहित्य के बारे में हम बात करें तो कनिष्क एक महान साम्राज्य निर्माता था। हम बात करें कि कनिष्क एक महान साम्राज्य निर्माता ही नहीं, उच्च कोटि का विद्वान, उच्च कोटि का विद्वान,
विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता कनिष्क के दरबार में वैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यकारों का निवास। तो ये कला और साहित्य में कनिष्क के महान साम्राज्य निर्माता, उच्च कोटि का विद्वान, विद्वानों का आश्रयदाता, इसके दरबार में वैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यकार आदि निवास करते थे। अब बात करें कनिष्क के दरबार में एक महान उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। उनमें कनिष्क के दरबार में अशोक घोष भी इस दरबार में निवास करते थे। इनके द्वारा बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी जाती है। इनके द्वारा बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना की जाती है। तो बुद्ध चरित्र पुस्तक के रचयिता कौन है? अशोक घोष है। इनके दरबार में रहते हैं और कनिष्क को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आगे बात करें इसके दरबार में शून्यवाद व सापेक्षवाद के प्रवर्तक, सापेक्षवाद के प्रवर्तक नागार्जुन भी इनके दरबार में निवास करते थे। तो सापेक्षवाद और शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे नागार्जुन, इनके शासनकाल में निवास करते थे। इसे नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का जो आइंस्टीन कहते हैं वो नागार्जुन को कहते हैं। भारत का जो आइंस्टीन कहते हैं वो नागार्जुन को कहते हैं। और इन्हीं के दरबार में एक विद्वान और रहते थे, चरक विद्वान इनके दरबार में निवास करते थे। इनके द्वारा चरक संहिता की रचना की जाती है। चरक संहिता की रचना विद्वान चरक, जो एक महान चिकित्सक के रूप में कनिष्क के दरबार में निवास करते थे। आगे बात करें यूनानी प्रभाव के कारण जो ग्रीको बुद्धिस्ट हमारे भारत में जो शैली का विकास होता है, ग्रीको बुद्धिस्ट में बात करें यूनानी दार्शनिक दृष्टिकोण में जो यूनानी मूर्ति निर्माण भारत में होता है वो क्या कहलाती है? ग्रीको बुद्धिस्ट शैली कहलाती है। अब बात करें कुषाण साम्राज्य के उद्देश्य प्रभाव क्या रहा भारत में, तो इसका जो प्रभाव भारत में पड़ता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अगर सबसे बड़ा विस्तृत साम्राज्य, केंद्रीय साम्राज्य फैलता है वो फैलता है कुषाण वंश फैलता है। इसका मान शासक आपको पता ही है कनिष्क है। कनिष्क को गुप्त वंश के समुद्रगुप्त का अग्रगामी माना जाता है। जो भी क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क को किस गुप्त वंश का अग्रगामी माना जाता है, तो समुद्रगुप्त का अग्रगामी कनिष्क को माना जाता है। फिर हम बात करें इसी में कि कुषाण वंश में सबसे ज्यादा धार्मिक साहित्यों का अध्ययन किया गया, उनकी रचनाएं हुई और सबसे ज्यादा मूर्ति कला का विकास कुषाण वंश में होता है। और मूर्ति कला भारतीय और यूनानियों उसमें जो मिश्रण पाया जाता है वो एक गांधार शैली कहलाती है। क्योंकि गांधार प्रदेश में जब दोनों के आपस में संस्कृतियों का भाव आपस में मिलता है तो क्या कहलाती है? गांधार शैली का विकास उसमें होता है। अब बात करें कि कुषाण युग भारतीय संस्कृति
इतिहास का महत्वशाली युग था, ये किसने कहा? कुषाण वंश। कुषाण वंश भारतीय संस्कृति का महत्वशाली जो युग था, ये किसने कहा है? तो ये जो कहने वाला जो व्यक्ति था वो था H.C. रॉबिन्सन। इतिहासकार होते हैं कि ऐसा युग हुआ कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती भारतीय युग में। तो कुषाण वंश भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण युग या महत्वशाली युग माना जाता है। ये किसने कहा है? तो H.C. रॉबिन्सन ने इसकी परिभाषा दी है कुषाण वंश के बारे में। अब कुषाण मूल्यांकन की बात करें, कुषाण एक उच्च महान कोटि का विद्वान आवासीय राजा, साम्राज्य निर्माता। इसके साथ साथ हम बात करें 23 वर्ष तक शासन करने के पश्चात लगातार युद्धों के कारण उसके सेनापति द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ साथ हम बात करें कि अपनी सैन्य सफलताओं में कनिष्क को अशोक का भी अग्रगामी माना जाता है। ऐसी सैन्य सफलताएं उसकी बताई जाती है जैसे 400 साल पहले 5 साल पहले से अशोक की मानी गई है, वैसे ही इसकी सैन्य सफलताओं में उसको गिना जाता है। तो कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट, गुप्त वंश का समुद्रगुप्त, इन तीनों की ओर आगे आने वाला जो 60 शताब्दी में राज्य का हर्षवर्धन, वर्धन वंश का जो हर्षवर्धन था, इन चारों के आपस में इनकी करीब परिक्रमणाएं की जाती है कि चारों में जो समानताएं थी उनके बारे में इतिहासकार हमें बताते हैं। तो ये हमारे बीच आज कुषाण वंश का जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।